मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की ही प्रश्नावली 2.3 जो कि मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में बताया भी था। ये फलन से संबंधित है। संबंध देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं जो कि पिछली प्रश्नावली यानी 2.2 में आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है फलन। फलन भी ध्यान रखें संबंध ही होता है लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं कुछ। तो जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो आपको देखिए यही पहचान करनी है। चलिए मैं भाषा भी देख लेता हूं। निम्नलिखित संबंधों में से, देखिए इन्होंने भी यही बात लिखी, ये संबंध तो सभी हैं लेकिन निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। चलिए मैंने देखिए पहला पार्ट लिखा 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। यानी इसमें इसका मतलब क्या है, दो का संबंध एक से है। तो अगर मैं यहां पे ये बात लिखता हूं, देखिए दो। चलिए एक काम करता हूं, पहले जो ये पहले वाले अवयव हैं वो क्योंकि प्रांत होता है और प्रांत यानी कि बाईं तरफ वाला समुच्चय, ये मैं पहले ही लिख रहा हूं। देखिए दो, दो के बाद कौन सा है 5, फिर कौन सा है 8, फिर है 11, फिर है 14 और फिर है 17। और तो नहीं है कोई। और जो देखिए बाद वाले अवयव है 1, 1, 1, ये हर बार 1 ही लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 6 बार 1 लिखा है तो आप यहां 6 बार 1 लिख के दिखाएंगे। समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। अब ये क्योंकि 6 के 6 बार 1 ही लिखा है तो हम 1 लिखेंगे केवल एक बार, यानी इस समुच्चय में केवल एक ही अवयव है। ये समुच्चय में ए मान लेता हूं और ये मान लेता हूं बी। अब देखिए दो का संबंध किससे है, एक से। चलिए मैंने एरो लगा के प्रदर्शित किया। ये देखिए दो का संबंध एक से है, 5 का संबंध भी एक से ही है, 8 का संबंध भी एक से है, 11 का संबंध भी एक से है, 14 का संबंध भी एक से है और 17 का संबंध भी एक से है। ये मैंने आपको वेन आरेख से दिखाई। अब देखिए ये संबंध है, इसमें कोई गलती नहीं है। संबंध तो देखिए सभी होंगे, हमें ये देखना है कि फलन भी है या नहीं। तो फलन के लिए देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, ये समुच्चय ए जो है यानी बाईं तरफ वाला समुच्चय, इसका प्रत्येक अवयव दाईं तरफ वाले समुच्चय के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो और वो भी केवल एक अवयव से ही संबंधित हो। तो देखिए 2 का संबंध किससे है, एक से, केवल एक अवयव से ही है और किसी से नहीं है। 5 का संबंध भी है, वो 1 से ही है तो केवल अकेले अवयव से ही। 8 का संबंध भी अकेले अवयव 1 से ही है। 11 का संबंध ये भी एक अकेले अवयव 1 से ही संबंध है। 14 का संबंध वो भी केवल 1 से ही है। 17 का संबंध ये भी केवल 1 से ही है। यानी ये संबंध है, ये फलन भी है। ये चीज मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि देखिए कंडीशन जो दो हमें चाहिए होती है कि प्रत्येक अवयव किसी एक अवयव से संबंधित हो। ये बिल्कुल ठीक है, ये फलन है। अब आता है इसका प्रांत और परिसर, क्योंकि अगर ये फलन है तो हमें इनका प्रांत और परिसर भी बताना है। तो प्रांत तो हमेशा देखिए वो यही वाला समुच्चय जो बाईं तरफ आपको समुच्चय दिया है वो हमेशा डोमेन यानी कि प्रांत होता है। इसका मतलब ये अगर मैं प्रांत लिखता हूं तो इसमें 2, 5, 8, 11, 14, 17, चलिए कंप्लीट कर दिया मैंने। प्रांत में 6 अवयव हैं। अब आते हैं परिसर की बात। तो परिसर में मैंने आपको देखी जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें बताई थी ये बात, ये समुच्चय बी जो है इसके जितने अवयव इधर से संबंधित होंगे वो होता है परिसर। और यहां तो अकेला 1 ही है, 1 का संबंध है ही सबके साथ। अगर मान लीजिए मैं यहां 2 और लिख दूं लेकिन 2 का संबंध नहीं है किसी से, तो इसका मतलब परिसर तब भी केवल 1 कहलाएगा, परिसर में 2 नहीं आएगा। यह बात आप ध्यान रखें, परिसर में केवल वो अवयव आती हैं जिनका संबंध होता है बाईं तरफ से। मैं अगर इस कंडीशन में देखूं तो परिसर 1 ही है। अब भी देखिए परिसर तो अब भी 1 ही है, ये मैंने यहां लिख दिया। और अब आती है सहप्रांत की बात। तो सहप्रांत पूरा ही समुच्चय होता है, यानी अगर मैं इसका चलिए सहप्रांत भी अगर कहें, वैसे पूछा तो नहीं था
चलिए आपको बता देते हैं। सह प्रांत, यहां तो केवल 1 ही है, मान लीजिए अगर मैं 2 और बढ़ा दूं तो सह प्रांत में दोनों आएंगे 1,2। सह प्रांत में सारे ही आते हैं, चाहे वो संबंध इधर से हो या नहीं हो, ये बात आप ध्यान रखें। सह प्रांत में सारे ही आएंगे, उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था फलन का, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए तीसरा पार्ट, पहले वाले अवयव 1 1 2, तो 1 1 2 बार है, हम केवल एक बार ही लिखेंगे, 2 एक ही बार आ रहा है, कोई बात नहीं। बाद वाले अवयव 3 5 5, तो 3 5, 5 भले ही 2 बार है, हम केवल एक बार लिखेंगे। ये बात ध्यान रखें, समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। अब देखिए 1 का संबंध 3 से है, चलिए मैंने ये लिखा। 1 का संबंध 5 से है, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। 2 का संबंध 5 से है, ये संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये फलन भी है या नहीं, अब ये चेक करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहां पे फलन की जो कंडीशंस होती हैं, 1 का संबंध 3 से है, 1 का संबंध 5 से भी है, ये फलन की कंडीशन में नहीं होता। क्योंकि मैंने देखिए ये बात बताई थी, फलन की कंडीशन ये होती है प्रांत का प्रत्येक अवयव। तो प्रत्येक वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 का संबंध भी है, 2 का संबंध भी है, प्रत्येक अवयव संबंधित हो, लेकिन समुच्चय बी यानी जो दाईं तरफ वाला समुच्चय इसके किसी एक अवयव से संबंधित हो और केवल एक से हो। तो 1 का संबंध तो 3 से भी है यहां पे, और 1 का संबंध 5 से भी है, यह फलन की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब यह फलन नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं, यह संबंध तो है, देखिए संबंध वाली बात आप चाहे ना लिख के दिखाएं, लेकिन यह फलन नहीं है, क्योंकि अवयव, मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए भाषा, अवयव 1 का संबंध 2 अवयवों 3 तथा 5 से है। यह बात आप ध्यान रखें, प्रांत के किसी भी अवयव का संबंध अगर सह प्रांत के 2 अवयवों के साथ है, जैसे यहां पे देखिए 1 का 3 से भी है, 1 का 5 से भी, तो यह फलन नहीं हो सकता। हां यह संबंध है। इसका मैं आपको देखिए केवल दूसरा पार्ट वो होमवर्क में दे रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पे सूत्र लिख के दिया है, ये शायद आपने 10th क्लास की साइंस में भी पढ़ा होगा। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक संबंध है, यानी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है और एक सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, उनमें संबंध Tc बराबर 9c/5 प्लस 32। ये जो T जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट है, मैंने इसलिए नीचे भी लिखी है ये बात, और जो C है टेम्परेचर वो सेल्सियस है। अब हमें इसका मान निकालना है। अब आप लोग यही सोचेंगे या फ़ारेनहाइट में निकालना है मान या सेल्सियस में निकालना है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से दिया लिख के T0। इसका मतलब है अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये C का मान 0 का मतलब क्या है, C क्या चीज है, सेल्सियस। अगर सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर यानी तापमान, तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम इस सूत्र में C की जगह 0 रख देंगे, यानी 0 गुणा 9/5, वो तो 0 ही हो गया, प्लस 32 यानी इक्वल टू 32 डिग्री। चलिए मैं आगे लिख देता हूं फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस में 0 है, फ़ारेनहाइट में देखिए ये निकल के आया। अब देखिए इसी का अगला पार्ट T28। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 28 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो C का मान 28, मुझे देखिए C का मान यहां रखना पड़ेगा 28, यानी 9 इंटू 28/5 प्लस 32। इसका मतलब 28 गुणा 9 यानी कि 252/5 प्लस 32। 252/5, चलिए मैं पूरा सॉल्व करके लिख देता हूं, 100.4। शायद देखिए कुछ गलती भी हो सकती है,
252/5, यानी इसका मतलब आएगा 50.4 प्लस 32। देखिए शायद पता नहीं बुक में कहीं बटे में ही तो नहीं छोड़ दिया हो, कोई बात नहीं है, मैं इसे पॉइंट में सॉल्व करके लिख देता हूं। इसका मतलब है ये देखिए 50.4 प्लस 32 यानी कि 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह आ गया आंसर। बहुत सिंपल था। देखिए तीसरा, चलिए ये भी कर देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको, तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये चौथा क्वेश्चन है। ये तो सारे ही मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए -10, अगर सेल्सियस का मान -10 है तो 9 इंटू -10 अपॉन 5 प्लस 32। ये चलिए पूरा ही कैंसिल होता है, यानी -18, क्योंकि 9 दूनी 18 लेकिन माइनस के हैं, तो -18 और प्लस के 32, ये हो गया 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है चौथा पार्ट। ये बहुत अच्छा पार्ट है क्योंकि इन्होंने दे रखा है यदि टीसी बराबर 212 तब सी का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से मैंने इस तरह से लिख दिया, यानी इसका मतलब है आपकी बात फ़ारेनहाइट में मान आपको दे रखा है। फ़ारेनहाइट का अगर 212 है मान, तो सेल्सियस का मान कितना होगा। अभी तक ही जितने पार्ट करे आपने, यहां सेल्सियस के मान दे रखे थे, फ़ारेनहाइट के वो हमें निकालने थे। अब की बार फ़ारेनहाइट दे रखा है कि फ़ारेनहाइट अगर 212 है तो सेल्सियस कितना होगा। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं टीसी बराबर 212, लेकिन टीसी का मैं टीसी की जगह सूत्र लिख देता हूं 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू 212। ये इसका सूत्र मैंने यहां लिख दिया, इक्वल टू 212। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 32 को माइनस में ले गए, यानी 9c अपॉन 5, तो 212 माइनस के 32, इसका मतलब कितना बचा। चलिए मैं यहीं आगे लिख देता हूं 180, यानी 9c अपॉन 5 इक्वल टू 180, 5 गया गुणा में, इसका मतलब क्या है 9c इक्वल टू 180 गुणा 5 यानी कि 900। इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना आ गया 900/9, और 900/9 का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपका सेल्सियस का उत्तर हो गया। तो ये देखिए मैंने आपको चारों पार्ट बताए। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो फलन देखिए बहुत सिंपल है। फलन का मान आपको निकालना है, फलन दे भी रखा है f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5, तो f0 निकालना है। f0 का मतलब x का मान 0 रख देंगे आप। फिर क्या निकालना है f7, x का मान 7 रख देंगे, और फिर क्या निकालना है f-3, x का मान -3 रख देंगे। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया था, वो डोमेन और रेंज का है। अब जो 5 क्वेश्चन है पहले आपको वो बताता हूं। देखिए अब आता है जो फलन है उनके डोमेन और रेंज निकालना, वास्तविक संख्याओं के लिए अगर है परिभाषित। क्योंकि अब जितने क्वेश्चन आपको, जैसे 5वें क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ा वो भी ऐसा ही है। इस तरह से जो आपको फलन लिखा हुआ मिलेगा f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x, f(x) इक्वल टू x² प्लस 2। अब ये x के किन मानों के लिए परिभाषित हैं, तो पहले तो आपको यही चीज बता दूं डोमेन क्या चीज होती है। डोमेन का मतलब होता है x के ऐसे मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो। मतलब ऐसा कोई मान तो नहीं x का कि जिनके लिए फलन अनंत आ रहा हो। जैसे चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक फलन दे रखा है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, यह फलन आपको दिया है। अब हमें देखना है ये x के सारे मानों के लिए इसका कोई ना कोई आंसर निकल के आएगा, या कोई ऐसा मान भी है जो हम x की जगह रखें तो हमारा अनंत आ रहा हो, वो अपरिभाषित होता है। तो यही चीज है, x के ऐसे मान जिनके लिए फलन परिभाषित हो, उन सब मानों का जो समुच्चय होगा वो होता है डोमेन। डोमेन ध्यान रखें क्या चीज होती है। डोमेन होता है x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित है। मैं देखिए ये बात यहां लिख देता हूं, डोमेन x के उन मानों का समुच्चय
जिनके लिए फलन परिभाषित है। डोमेन यानी कि प्रांत, ध्यान रखें, वो कभी डोमेन लिख के दे देते हैं, कभी प्रांत लिख के देते हैं। तो x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित है वो होता है डोमेन। अब हमें देखिए, मैंने जो आपको उदाहरण दिया था 1/x-2, मान लीजिए ये आपको फलन दे रखा है। तो अब आप ये सोचेंगे x का कोई मान ऐसा तो नहीं जिसके लिए फलन अपरिभाषित, का मतलब क्या होता है, अनंत आ रहा हो, वो चीज हम हटा देंगे। तो देखिए, मैं अगर आपसे कहूं x का मान यहां पे 2 रखें तो 1/2 - 2 1/0 अनंत आएगा। इसका मतलब ये 2 के लिए परिभाषित नहीं है, ये बाकी सबके लिए परिभाषित है। यानी इस फलन का जो अगर हम आपसे कहें कि डोमेन निकालें, तो डोमेन का मतलब x के ऐसे मान जिनके लिए परिभाषित हो, तो सबके लिए परिभाषित है ये। R यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका कोई ना कोई उत्तर निकल के आएगा। लेकिन केवल किसके लिए नहीं निकल के आएगा, 2 के लिए, तो हम 2 को हटा देंगे। ये इसका डोमेन हुआ, ये होता है इसका डोमेन। अब आप लोग कहेंगे यानी जिनके लिए फलन परिभाषित है। अब जैसे मैं एक उदाहरण चलिए और लेता हूं, मान लीजिए fx इक्वल टू आपको ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर x-4। तो अगर ये x के सारे मानों के लिए परिभाषित है तो यहां पे डोमेन R आ जाएगा, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अब देखिए, आप एक बात, आपने अभी तक शायद ये चीज नहीं पढ़ी, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे -3, इसका कोई उत्तर नहीं निकल के आएगा क्योंकि वास्तविक संख्या है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, अंडर रूट केवल उन्हीं संख्याओं का वास्तविक होगा जो 0 से बड़ी होंगी या 0 के इक्वल होंगी, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी देखिए, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये x-4, ये बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल होना चाहिए 0 के। x-4 बड़ा हो 0 से या बराबर हो 0 के। इसका मतलब क्या है, x बड़ा है या बराबर है 4। यानी ये जो फलन परिभाषित है ये x के उन मानों के लिए परिभाषित है जो 4 से बड़े हैं या 4 के इक्वल हैं, इनसे छोटे नहीं हैं। 4 से बड़े हों या 4 के इक्वल हों, इनसे छोटे नहीं हों। तो चलिए एक बात मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, ये अगर हम नंबर लाइन पर दिखाएं, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, क्योंकि ये सारी संख्याएं इस पे आती हैं, इसे हम कहते हैं वास्तविक रेखा संख्या। या आपको देखिए पहली बार बता रहा हूं, ये कहलाती है वास्तविक रेखा संख्या। इस पर सारी संख्याएं हैं, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, पॉइंट वाली, पूर्णांक सभी आएंगे। 4 मैंने देखिए कहीं ना कहीं दिखाना था, यहां दिखा दिया। अब ये हम चलते हैं देखिए कम से ज्यादा की तरफ, जो छोटी संख्याएं वो बाईं तरफ और फिर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे वो दाईं तरफ। तो जो 4 से छोटी है वो तो बाईं तरफ है और जो 4 से बड़ी हैं वो दाईं तरफ है। 4 से छोटी बाईं तरफ और 4 से बड़ी कैसी हैं, दाईं तरफ। हमें कौन सी चाहिए, x ऐसी संख्याएं हैं जो बड़ी हैं 4 से, x बड़ा है 4 से। तो जो 4 से बड़ी संख्याएं हैं वो तो देखिए इधर ही है, ये है 4 से बड़ी संख्याएं। इसका मतलब क्या है, 4 से लेके जो अनंत तक हुआ ये समुच्चय, 4 से लेके अनंत तक, ये होगा इसका डोमेन। 4 से लेके कहां तक, अनंत तक की संख्याओं का समुच्चय, ये होगा डोमेन। अब इसे आगे कैसे लिखें, मैंने ब्रैकेट तो लगाई नहीं, पहले मैंने आपको देखी बात बताई थी, अनंत पे ब्रैकेट हमेशा ऐसे ही लगेगी। अनंत क्योंकि वास्तविक संख्या कोई होती ही नहीं है, कोई भी अनंत हो, चाहे माइनस का अनंत हो चाहे प्लस का अनंत, अनंत पे हमेशा यही ब्रैकेट आएगी। क्यों, क्योंकि अनंत कोई वास्तविक संख्या होती ही नहीं है। हाँ, अब आती है 4 की बात, इस पर छोटी ब्रैकेट लगेगी या बड़ी ब्रैकेट। यहां देखिए 4 के साथ इक्वल टू का साइन भी है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। किसी संख्या के साथ अगर इक्वल टू का साइन है तो वहां बड़ी ब्रैकेट आती है। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो डोमेन हुआ वो हुआ 4 से लेके अनंत तक की संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो 4 से बड़ी हो या 4 के इक्वल, उनके लिए फलन परिभाषित है, वो कहलाएगा डोमेन। अब देखिए, अब आती है रेंज की बात। मैं आपसे ये बात कहता हूं, रेंज अभी वैसे शॉर्ट नहीं बताता हूं, ये जो हमने fx लिखा है ये y ही होता है, ये fx और y एक ही बात है।
कहीं आपको अगर एफ एक्स लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब यही है ये वो y की बात कर रहे हैं, यानी ये y ही है। यहां भी देखिए एफ एक्स है, इसका मतलब ये y है, यानी y इज इक्वल टू 1/x-2। हम इसमें x के मान रखते चले जाएंगे, y के मान निकलते आता जाएंगे। यहां भी ऐसे ही होगा, हम x के मान रखते चले जाएं, लेकिन कौन से, जो डोमेन में हैं। सारे नहीं रख सकते, डोमेन इसलिए निकालते हैं, हम x के वही मान रख सकते हैं जो डोमेन में हैं। तो जब हम यहां पर मान रखते जाएंगे, हमारे आंसर भी निकल के आएंगे कुछ ना कुछ। तो जो आंसर निकल के आएंगे वो जिस समुच्चय को बिलोंग करेंगे वो होती है रेंज, यानी कि परिसर। ध्यान रखें, डोमेन तो हमने निकाल लिया, डोमेन तो होता है जिनके लिए फलन परिभाषित है, लेकिन रेंज क्या होती है, जब हम x के मान इसमें रखते जाएं तो जो हमारे y के मान निकलते जाएंगे वो जिस समुच्चय को बिलोंग करेंगे, यानी जिस समुच्चय में है, वो कहलाती है रेंज। ये बात देखिए, मैं यहां लिखता हूं एक परिभाषा के रूप में। वो चलिए नहीं हटाऊंगा, अभी जो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वो नहीं हटाऊंगा मैं यहां से। डोमेन का मतलब x के वे मान या उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित है। अब आती है रेंज की बात, यानी कि परिसर। चलिए हिंदी में लिखा हुआ आएगा तो वो परिसर ही लिख के आएगा। x के मान रखने के बाद कौन से मान, जो डोमेन में है। मैं चलिए आगे लिख देता हूं x के मान, ऊपर मैंने लिख दिया डोमेन वाले, शॉर्ट में लिख दिया डोमेन। x के ऐसे मान जो डोमेन में है, तो डोमेन यानी प्रांत वाले मान रखने के बाद, किस में रखने के बाद, फलन में रखने के बाद y का मान जिस समुच्चय में होता है वह रेंज कहलाती है। ये देखिए मैंने x के मान डोमेन वाले जो मान हैं रखने के बाद y का मान जिस समुच्चय में होता है वो रेंज कहलाती है। चलिए मैं अब आपको बताता हूं, ये नहीं हटाऊंगा। अब जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको 5 का पहला पार्ट दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2-3x। अब मैं आपसे पहले कहूं, ये x के सारे मानों के लिए परिभाषित है, मेरी नजर में तो है बिल्कुल, क्योंकि बटे में है ही नहीं। देखिए अनंत भी वही हो सकते हैं जो बटे में हो कहीं x, ये बटे में है ही, आप इसमें x का कोई भी मान रख के देख लें, कोई ना कोई उत्तर आपका निकल के आएगा, अनंत आएगा ही नहीं कभी। इसका मान इसका मतलब यही है सारे मानों के लिए परिभाषित है। वैसे भी देखिए बुक में आपको दे रखा है, मैंने इसलिए नहीं लिखा था आपको समझाने के लिए, x बिलोंग्स टू r, इन्होंने डोमेन खुद ही लिख के दे दिया। इसका मतलब यही है x बिलोंग किसे कर रहा है, r को। क्यों, सारी वास्तविक संख्याएं आप कोई से रख के देख लें, ये कभी अनंत आएगा ही नहीं, ये सारे मानों के लिए परिभाषित है। आपको तो इसमें केवल निकालनी है कि इसकी रेंज क्या है, और वो भी कब, ये कंडीशन निकालनी तब निकालनी है अगर x बड़ा है 0 से। देखिए डोमेन इसका यही था, लेकिन ये केवल रेंज आपसे कब निकलवा रहे हैं, अगर x एक पॉजिटिव संख्या है, 0 से बड़ी, 0 भी नहीं कह रहे, अगर 0 से बड़ी है तो इसके उत्तर हमारे किस अंतराल में होंगे, यानी किस समुच्चय में होंगे, वो होगी रेंज। चलिए ये मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं रेंज। हमें प्रांत निकालना ही नहीं है, प्रांत आपको दे रखा है, इस फलन का प्रांत वो ये है, लेकिन इस अंतराल में अगर x पॉजिटिव है तो हमारे उत्तर जो होंगे वो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको रेंज निकालनी है, आप जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे y मानना है, होता भी ये y ही है, ये बात भी मैंने आपको अभी बताई थी। माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू 2-3x, क्योंकि एफ एक्स का मान आपको दे ही रखा है। अब हम एक काम ये करेंगे, हम x का मान निकालें y के पदों में, अगर पॉसिबल है तो। यहां पॉसिबल है कैसे, देखिए 3x को मैंने इधर लिया, y को मैंने इधर लिया, 3 आएगा बटे में, ये मैं चलिए आगे ही लिख देता हूं, यानी x इक्वल टू, देखिए यहां लिख देता हूं 2 माइनस के y/3। ये बात ध्यान रखें, जब भी आप रेंज निकालें आप यहीं से स्टार्ट करें, जो भी फलन है आप उसे y के इक्वल मान लें।
और ये मैंने बताया ही था, ये y ही होता है। x के मान रखने के बाद जो ये हमारा आंसर निकल के आता है वो किसका मान निकल के आता है, y का। तभी तो हम ये कहते हैं कि x का संबंध किससे है, y से, x, y। इसका मतलब यही है। अब देखिए हम इसकी रेंज यानी y के मान कैसे निकालें वो इससे पता लगेगा। ये मैं यहां लिख देता हूं, प्रश्नानुसार x बड़ा है 0 से। क्यों लिखा मैंने, हमने जो x का ये मान निकाला वो हम रख देंगे यहां पे, यानी 2 - y/3 बड़ा है 0 से। 3 चला गया गुणा में, तो हमारे पास देखिए यही तो आ गया, 2 - y बड़ा है 0 से। y को हम इधर ले गए, यानी 2 बड़ा है y से। ऐसे ही पढ़ेंगे, देखिए 2 बड़ा है किससे, y से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इधर से पढ़ें, 2 अगर बड़ा है y से तो y तो छोटा ही होगा 2 से। ये बात ध्यान रखें, जब आप इस तरह से पढ़ते हैं 2 बड़ा है y से और मैं आपसे कहूं y कैसा होगा, तो y तो छोटा ही होगा 2 से, चिन्ह तो इसका बदलेगा। 2 तो बड़ा है y से तो y छोटा है 2 से, ये मैंने यहां लिख दिया। ये देखिए हमारा निकल के आया y का मान, और वो भी किस अंतराल में है, y 2 से छोटा होगा। यानी कि अगर मैं देखिए आपसे कहूं इसे रेखा पर प्रदर्शित करूं, माइनस के अनंत से लेके कहां तक, प्लस के अनंत तक। या आप रेखा बनाएं कब, जब रेंज निकालनी हो। कभी कभी डोमेन में भी पड़ती है जरूरत, शायद अभी तो नहीं पड़ी, तो सिंपल सा डोमेन आपको दे ही रखा है। 2 मैंने यहां दिखा दिया। अब 2 से छोटी संख्याएं तो इधर हैं, 2 से बड़ी संख्याएं इधर हैं। हमें कौन सी चाहिए, भाई ऐसी संख्याएं जो 2 से कैसी हैं, छोटी, यानी ये मैंने तीर का चिन्ह भी लगा दिया। इसका मतलब है ये 2 से छोटी सारी इधर वाली है। तो जो इसकी रेंज निकल के आई, यानी जो इसकी रेंज है, मैं यहां लिखता हूं, देखिए माइनस के अनंत से लेके 2 तक। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यानी रेंज 2 से छोटी संख्याएं, या ऐसे लिख के छोड़ दें, या दोनों लिखे आए। लेकिन 2 पे ब्रैकेट कौन सी आएगी, यहां इक्वल टू का साइन तो है नहीं, छोटी ब्रैकेट आएगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। ये देखिए इसकी रेंज निकल के आई, यानी जो आपके आंसर निकल के आएंगे, ये बात आप ध्यान रखें, वो 2 से छोटे ही होंगे, या 2 के इक्वल भी नहीं हो सकते। इक्वल तब होते जब यहां भी इक्वल का साइन होता, तो मैं यहां भी इक्वल का साइन लगाता, फिर यहां भी आता, तो यहां बड़ी ब्रैकेट लग जाती। अब देखिए इसी तरीके का सेकंड क्वेश्चन, fx = x² + 2। मैंने अधूरा ही लिखा है। अब अगर हम ये कहें कि x के सारे मानों के लिए परिभाषित है, मेरी नजर में तो है, क्योंकि बटे में तो है ही नहीं। अगर ये बटे में होता तो शायद हम इस बात को सोचते कि अनंत तो नहीं आ रहा, अब तो ये अनंत आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, अगर ये सारे मानों के लिए परिभाषित है तो इसका जो डोमेन हो गया वो सारी वास्तविक संख्याएं हो गई, यानी x बिलोंग्स टू R। ऊपर भी ऐसे लिखा था, यहां भी लिख के दिया है x एक वास्तविक संख्या है, मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपको समझाना था, वो लिख के नहीं आता है। यानी ये सारे मानों के लिए परिभाषित है, तो इसका डोमेन तो देखिए ये हो गया। अब आती है रेंज निकालनी, वही चीज मेन है। माना देखिए वैसे ही शुरुआत कर रहा हूं, y = fx, यानी कि y = x² + 2। हम एक काम करते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं y के पदों में, तो मैंने 2 को इधर ले लिया, यानी x² = y - 2। ये देखिए आ गया। मैं वर्गमूल में भी लिख सकता हूं, x = √y - 2। वो मैं आपको भी एक एग्जांपल समझा रहा था, समझिए वैसा ही हो गया। मैंने ऐसे भी छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्यों, देखिए अब मुझे देखना है, यहां आपको पहले लिख के दिया था कि x एक पॉजिटिव है, यहां तो कुछ लिख के ही नहीं दिया। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कोई भी वास्तविक संख्या है उसका अगर हम वर्ग करें वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा, 0 के इक्वल भी आ सकता है। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, ये बात देखिए मैं यहां लिखता हूं। हम जानते हैं कि x² बड़ा है या बराबर है 0 के, ये हमेशा वर्ग बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, ये कभी माइनस का हो ही नहीं सकता। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने ऊपर भी क्या किया, देखिए x बड़ा है 0 तो x का मान रख दिया, यहां भी मैं x² का सीधा मान रख देता हूं, यानी y - 2 बड़ा है या बराबर है 0 के। 2 को हम ले गए इधर,
तो देखिए हमारा आंसर यही तो निकल के आया, y बड़ा है या बराबर है 2 के। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाता हूं, देखिए फिर बनाता हूं एक बार ग्राफ, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। दो संख्या चलिए मैंने यहीं दिखा दी, ये 2 से छोटी, ये 2 से बड़ी, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, जो बड़ी है 2 से या बराबर है 2 के, वो यही तो हुई। यहां 2 पे इक्वल का साइन भी है, तो अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा एक अंतर और भी है, हम जो इसका रेंज लिख के आएंगे या तो ऐसे ही छोड़ आए, या देखिए 2 से लेके कहां तक है, अनंत तक, तो 2 से लेके अनंत तक हमेशा बाई से दाई तरफ ही पढ़ते हैं, लेकिन 2 पे इक्वल टू का साइन भी है, वो ये आ गया पदंतरा। अब आप लोग ये कहेंगे यहां 2 इंक्लूड है या नहीं, यहां तो नहीं था, यहां है, लेकिन इसमें अंतर कैसे दिखाएं। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप एक केवल गोला बना के छोड़ दें ऐसे, और अगर इक्वल टू का साइन है तो गोला तो बनाएं, लेकिन गोले को इस तरह से भर दें। यह अंतर है, इसका मतलब यहां 2 इक्वल, यहां पे 2 इंक्लूड नहीं है, यहां 2 इंक्लूड है। ये मैंने आपको बताया रेंज निकालना। देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है, मैं आपको ऐसा ही दे देता हूं हिंट। इसके तीसरे पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स, और आगे ये भी दे रखा है एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वो तो एक्स बिलोंग्स टू आर आप लिख ही देंगे सीधा। अब मान लो y इज इक्वल टू एक्स है, मैं आपको देखिए शॉर्ट में यही बता देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपको ये दे रखा है, मैंने क्या कहा, आप y इज इक्वल टू एफ एक्स माने, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, x, मैंने यही तो क्या देखे दोनों पार्ट्स में, y इज इक्वल टू एक्स। अब अगर आपको दे रखा है कि x ही बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब y भी बिलोंग करेगा r को, क्योंकि x जो होगा वही y होगा, यानी अगर x एक वास्तविक संख्या है तो y भी क्या होगी, एक वास्तविक संख्या, यानी y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, ये पूरी नंबर लाइन माइनस के अनंत से लेके कहां तक, प्लस के अनंत तक, या तो आप ऐसे लिख के छोड़ दें। ये तीसरा पार्ट भी देखिए मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल था, शायद ये नहीं आते इस तरीके के, आते तो देखिए ये वाले होते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैंने सेकंड पार्ट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट चलिए वो लास्ट में बता दूंगा, हिंट मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर साल में क्लास में बताता भी हूं, बच्चे कई बार पूछते भी हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज क्या है। तो जो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था जब आपको समझाई थी बात, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी है, ये केवल तभी परिभाषित होगी जो कि 0 से बड़ी हो, यानी अंडर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी है, जैसे क्या लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर होना चाहिए 0 के, ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो गया तो वो माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब क्या है, ये वास्तविक हो ही नहीं सकती, ये काल्पनिक संख्या होती है, या आपको आगे चैप्टर में पढ़ना है। इसका मतलब है अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है फलन, वो आप ऐसे लिख दें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे यहां लिखा था, तो बड़ा है या बराबर है 0 के। अब इससे जो x के मान निकल के आएंगे वो जिस समुच्चय में होगा वो डोमेन होगा। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करें, चलिए मैंने यहां तो लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है या बराबर है 0 के। अब हम आगे देखें कि ये कैसे सॉल्व करें, तो मैं चलिए एक्स स्क्वायर को इधर ले गया, ये देखिए मैंने लिखा, चलिए ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, कोई गलती नहीं थी देखिए इसमें। अब एक बात देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी, अगर हम इसे इधर से पढ़ें, 9 तो बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर तो छोटा ही होगा 9 से, यानी अगर मैं इसे ऐसे करके लिखूं तो इसका चिन्ह चेंज होगा, यानी एक्स स्क्वायर छोटा है या बराबर है 9 से। अब आप लोग क्या सोचेंगे, इसका वर्गमूल ले लें, तो आप लोग तो यही कहेंगे कि x छोटा है या बराबर है 3 से। ऐसा इसमें नहीं करना है, इसमें देखिए ऐसा नहीं होता है। अब मैं बता रहा हूं आगे क्या करना है, चलिए मैं इसको आगे ही लिखता हूं। 9 को पहले मैंने माइनस में लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 छोटा है या बराबर है 0 के। अब देखिए जो बात मैंने आपको ऐसे समझाई वो आप यहां सीधे भी कर सकते थे। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं इसकी माइनस से गुणा कर दूं इस समीकरण की, तो माइनस से गुणा करके देखिए यही तो आएगा, माइनस के 9 प्लस के एक्स स्क्वायर।
तो आप ये बात ध्यान रखें, जब भी हम किसी समीकरण की माइनस से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, इधर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ये चीज मैं सीधा भी लिख सकता था यहां पे, लेकिन आपको समझाने की वजह से मुझे लिखना पड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस के 9 छोटा है या बराबर है 0 के। अब आप लोग यही सोचेंगे ये मैंने क्यों किया। मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी छोटा है या बराबर है 0 के। आप लोग यही सोचेंगे ऐसा मैंने क्यों किया। अब देखिए डोमेन में भी हमें ये ऐसा क्वेश्चन दिया जिसके लिए मुझे नंबर लाइन बनानी पड़ी, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिए यहां एक्स के दो मान निकल के आएंगे। अगर मैं इसे 0 के इक्वल रखूं, एक्स इक्वल टू 3 आएगा, और इसे 0 के इक्वल रखूं, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 3। तो छोटा मान तो पहले ही आएगा, माइनस के 3 वो हमने यहां दिखा दिया, बड़ा मान यहां गया, प्लस के 3 इधर दिखा दिया। अब देखिए इसके 3 भाग हुए, एक तो ये वाला भाग जो 3 से बड़ी है संख्याएं, एक ये वाला भाग जो -3 और 3 के बीच में है, और एक -3 से छोटी संख्याएं। कौन से समुच्चय, यानी ये समुच्चय मान लो, एक तो ये वाला समुच्चय हो गया, एक ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। इनमें से ऐसा कौन सा अंतराल है या कौन सा समुच्चय है जिसकी संख्याएं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी ये जो हमारा आंसर है पूरा, ये छोटा होना चाहिए 0 से या इक्वल होना चाहिए, ये 0 से बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए मैं पहले इस अंतराल के लिए देखता हूं। -3 से ये छोटी संख्याएं हैं, तो आप -3 से कोई छोटी संख्या सोच के चलें, -4, -5 कोई भी ले लें। चलिए हम -4 लेते हैं। -4 मैंने यहां रखी, -4 और -3 कितना हो गया, -7, और -4 और +3 कितना हो गया, -1। तो -7 गुणा -1, उत्तर आपका पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। यानी इस अंतराल की आप कोई भी संख्या रख लें, उत्तर आपका पॉजिटिव आएगा। और उत्तर अगर आपका पॉजिटिव है तो मैंने यहां प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब क्या है, यहां इस अंतराल की आप कोई भी संख्या रख के देख लीजिए, इसमें आप, मैंने -4 रखी, आप कोई और रख के देख लें, आपका उत्तर पॉजिटिव ही आएगा। अब -3 और 3 के बीच की संख्या अगर हम कोई रखें, तो -3 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, मैं 0 रख के देख लेता हूं। 0 - 3 -3, 0 + 3 +3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, नेगेटिव है यहां लगा दिया मैंने नेगेटिव, कोई भी रख के देख लें आप, नेगेटिव ही आएगा। 3 से बड़ी ये अंतराल है, 3 से बड़ी कोई संख्या रखूं, चलिए 4 रख के देख लें। 4 - 3 1, 4 + 3 7, 7 गुणा 1 7, पॉजिटिव, यह आ गया। ये मैंने कंप्लीट कर, यानी इस अंतराल में पॉजिटिव, इस अंतराल में नेगेटिव, इस अंतराल में पॉजिटिव। लेकिन ये जो हमें चाहिए, ये पूरा मान, मैं चलिए ब्रैकेट लगा देता हूं, ये पूरा मान, ये 0 से, क्योंकि छोटा है 0 से, छोटा है 0 का मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, मैंने इस तरह से लिख दिया है नेगेटिव। और ये नेगेटिव कहां आ रहा है, माइनस का, छोटा है 0 से मतलब क्या, नेगेटिव, नेगेटिव ये है। ये अंतराल आप डार्क कर दें, और यहां इक्वल टू का साइन भी है, तो ये गोले जो है मैंने आपको बताया कि ये मुझे भरने भी पड़ेंगे। ये देखिए ये इसका डोमेन निकल के आया, यानी जो इसका डोमेन प्रांत था वो क्या है, -3 से लेके +3 तक की सारी वास्तविक संख्याएं, ये इसका डोमेन हुआ। अब आती है इसकी रेंज की बात। माना y = fx, इसका मतलब क्या है, fx मैंने यहां से कॉपी कर दिया, √9 - x², मैंने यही कराया था आपको पिछले क्वेश्चन में। मैं ये बात कहता हूं, यहां से x का मान निकालने y के पदों में, उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। देखिए ये कर, और x का मान y के पदों में निकालें तो ये x² तो मैंने इधर ले लिया, y² मैंने इधर ले लिया, यानी x² = 9 - y², x² = 9 - y²। अब आप यही कहेंगे, चलिए मैंने वर्गमूल नहीं कर रहा, मैं वर्ग लिख के ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। क्यों, हम जानते हैं कि वो चीज मैं नहीं लिख रहा। देखिए x² हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, लेकिन x² किसके इक्वल है, मैंने अभी निकाला, 9 - y², बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के।
और आगे चलिए फिर करता हूं। अब देखिए मैं सीधे कर रहा हूं जो चीज मैं आपको यहां बताई। अगर मैं इसके माइनस से गुणा कर दूं, आपका यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस के 9, छोटा होगा या बराबर होगा 0 से। इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। इसका उत्तर फिर मैं ऐसे ही निकालूं तो इसका उत्तर तो देखिए बिल्कुल यही रिपीट होगा, यानी -3 से कहां तक आएगा, +3 तक। चलिए मैंने ये यहां लिख दिया है y बिलोंग्स टू, ये मैंने सीधे, क्योंकि एक बार मैं आपको समझा चुका हूं, यही चीज देखिए दोबारा रिपीट हो गई, तो ये y इसी अंतराल में ही आएगा। लेकिन ये हमारा उत्तर है, ऐसा नहीं हो सकता। y इसे ही बिलोंग करेगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं। मैंने x² तो लिख दिया बड़ा है 0 से, क्यों? क्योंकि तो हम जानते हैं कि x² हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन x² यहां भी तो दे रखा है, x² छोटा भी तो है 9 से। ये बात मुझे इधर लेनी पड़ेगी। देखिए डोमेन का जरूर यूज होता है, बिना डोमेन का यूज करे हम निकाल ही नहीं सकते x² छोटा है या बराबर है 9 के। और x² का मान देखिए फिर मैं रख रहा हूं, कितना है x² का मान, 9 माइनस वाई स्क्वायर, छोटा है या बराबर है 9 के। 9 गया माइनस में, तो माइनस क्या आपको y² बचा, छोटा है या बराबर है, चलिए मैं यही कैंसिल कर देता हूं, यहां तो फिर 0 ही बचा। माइनस के y² छोटा है या बराबर है 0 के। लेकिन मैंने क्या कहा था, माइनस अगर हटाना है तो माइनस से गुणा करनी है, इसका मतलब y² बड़ा है या बराबर है 0 के। और y² अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, आप लोग तो फिर यही कहेंगे कि y², ये तो y कोई भी संख्या हो सकती है क्योंकि सबका स्क्वायर 0 से बड़ा ही होता है। लेकिन मैं आपसे अब भी कहता हूं कि y बड़ा है या बराबर है 0 के, हम y माइनस वाली ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखिए अगर आप y माइनस की भी ले लेंगे, मैं आपसे कहता हूं अगर यहां पे मैं x का मान रखता हूं 1, x का मान मैंने 1 रखा, तो आप लोग ये पढ़ेंगे y का मान कितना आएगा, वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 का मतलब प्लस माइनस 2√2, मतलब आप 2√2 भी निकालेंगे उसका और माइनस 2√2 भी निकाल देंगे, यानी 1 का संबंध आप इससे भी दिखाएंगे, 1 का संबंध इससे भी दिखाएंगे। ये फलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रांत के किसी अवयव का संबंध किसी एक अवयव से ही होना चाहिए। अगर आप दोनों ले लेंगे यानी प्लस का भी माइनस की, वो फलन हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पे आप सारी संख्याएं ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ पॉजिटिव वाली ही लेंगे, माइनस वाली हम लेंगे ही नहीं। ये तभी फलन होगा, यानी y बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 0 से। अब आप लोग यही सोचेंगे इसका हम रेंज निकालें तो किस तरीके से निकालें। तो चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा था, ये तो था देखिए -3 से लेके +3 तक, लेकिन ये हम ये कह रहे हैं 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 0 इनके बीच में ही आएगा, मतलब इसे भी बिलोंग करना चाहिए और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो इसमें केवल देखिए यही पार्ट कॉमन है, क्योंकि वो 0 से बड़ा भी हो और इस अंतराल में भी हो, तो फिर तो यही होगा। यानी जो इसकी रेंज निकल के आई वो देखिए 0 से लेके कहां तक निकल के आई, केवल 3 तक। ये रेंज थी, यानी इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट था वो आपको देखना था। ये देखिए आपका सेकंड का सेकंड पार्ट हुआ। जो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो मॉडुलस है, और ये आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस सबके लिए परिभाषित होता है, तो डोमेन तो यही आ जाएगा, सिंपल x बिलोंग्स टू r, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। लेकिन मॉडुलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये मैंने केवल हिंट दी रेंज निकालने के लिए। अब आप लोग वो खुद करके देखेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब देखिए जो इसकी अगली प्रश्नावली होगी यानी विविध प्रश्नावली, उसमें भी काफी क्वेश्चन है डोमेन और रेंज के, मैं तब भी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।